नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्णा राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का काव्य क्लासेस के डिजिटल मंच पर। एक बार फिर से आप और हम मिलकर के बात कर रहे हैं। एक लंबे समय के बाद आपकी परिचर्चा हो रही है हमारे साथ में। मेरे प्यारे साथियों, हमने एक राजस्थान के इतिहास विषय पर परिचर्चा को प्रारंभ किया था। उस परिचर्चा को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। ऐतिहासिक राजस्थान, प्रागैतिहासिक राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के बीच में रख रहा हूं। पहला प्रश्न ये रहा, बहुत अच्छे से प्रश्नों को समझिएगा। मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वह किस में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में और अथर्ववेद में? बताइए। देखिए साहब, मत्स्य जनपद जो है इसका सबसे पहले उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद। मत्स्य जनपद जो है, अगर मैं इसकी राजधानी की परिचर्चा कर लेता हूं ना, तो इसकी राजधानी हुआ करती थी जी बैराट। राजधानी क्या हुआ करती थी? बैराट हुआ करती थी। बैराट की स्थापना जो है वह राजा विराट ने की थी। किसने स्थापना की थी? याद रखने, राजा विराट ने इसे क्या किया था? तो याद रखिएगा, स्थापित किया था। राजा विराट ने क्या किया? स्थापित किया। इसीलिए बैराट को हम क्या कहते थे? याद रखिएगा, विराट नगरी कहते थे। यह एक ऐसी सभ्यता रही है राजस्थान के इतिहास में जहां कहा जाता है कि महाभारत काल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मौर्य काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, गुप्त काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लोह युग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मुगल काल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। महाभारत काल में पांडवों के द्वारा अज्ञातवास यहाँ पर बिताया गया था। क्लियर हो गई? चलिए जी, अगला प्रश्न। बैराट में कौन सा जिला जो है वह सम्मिलित नहीं है? अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक? बताओ भाई, बैराट में इनमें से क्या है जिला जो सम्मिलित नहीं होता है? बहुत आराम से जवाब दीजिएगा। बेसिकली एक बात आपके साथ में और साझा कर दूं, अभी हमारे राजस्थान में जिलों की संख्या 50 हो गई है। लेकिन एक जानकारी देना चाहूंगा, अभी तक जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई है उनमें नए जिलों से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मैं अपने विद्यार्थियों से पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि जिलों की चक्रव्यूह से बाहर निकलिए और वास्तविकता को अपनाइएगा। याद रखिएगा, बैराट सभ्यता में अजमेर को शामिल नहीं किया जाता है। किसको शामिल नहीं किया जाता है जी? अजमेर को शामिल नहीं किया जाता। अलवर को किया जाता है, जयपुर को किया जाता है, टोंक को किया जाता है, लेकिन अजमेर को शामिल नहीं किया जाता। जब नए जिले बने तो इसमें अलवर, नीम का थाना, कोटपूतली, बहरोड, भरतपुर, डीग, जयपुर ग्रामीण, दौसा, टोंक आदि जिले शामिल हो गए हैं। बैराट सभ्यता को उत्खनन जो है वह बाण गंगा नदी के किनारे पर हुआ था। इस सभ्यता का एक नया नाम निकल करके सामने आया जिसे हम कहते हैं उपलव्य। क्या कहते हैं जी? तो याद रखिएगा, बैराट सभ्यता के लिए ही उपलव्य, ये भी इसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। सन 1837 ईस्वी में बीजक पहाड़ी बैराट में स्थित अशोक के शिलालेखों को किसने खोजा था? कैप्टन बर्ट, कर्नल जेम्स टोड, कैप्टन हॉकिंस और आर सी अग्रवाल? बताओ। बीजक पहाड़ी पर बैराट में अशोक के कुछ शिलालेख खोजे गए हैं। इनकी खोज किसने की थी? बात है 1837 में। यह मूल रूप से जो शिलालेख खोजा गया, यह शिलालेख भाब्रू शिलालेख था। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। और इसकी खोज की थी कैप्टन बर्ट ने। ठीक है। अशोक के शिलालेख जो खोजा, यह शिलालेख का नाम क्या था? सर, भाब्रू शिलालेख है। यह वर्तमान में कलकत्ता में है। कहां पर है? कलकत्ता में। बेसिकली एक संग्रहालय है और उस संग्रहालय का नाम आता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ऑफ बंगाल। इसका संग्रहालय है, यहाँ पर यह स्थित है। इस भाब्रू शिलालेख में जो सम्राट अशोक है, इस अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया गया है। अशोक को क्या बताया गया है? तो एक बात याद रखिएगा, बौद्ध अनुयायी जो है वह बताया गया है। इसी में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में भी हमें जानकारी मिल देती है। ये चीजें थोड़ा सा याद रखिएगा। तो भाब्रू शिलालेख अगर मैं बात करता हूं, 1837 में कैप्टन बर्ट के द्वारा बैराट की बीजक पहाड़ी से खोजा गया। भाषा प्राकृत है, लिपि ब्राह्मी है, वर्तमान में कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संग्रहालय में सुरक्षित है। मौर्य सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ के बारे में जानकारी मिलती है।
क्या ये बात क्लियर हो गई? और इसी में कहा गया है कि सम्राट अशोक जो है वह कौन से धर्म का अनुयायी था? याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। राजस्थान में अशोक का अभिलेख जो है वह कहाँ प्राप्त हुआ है? बैराठ में, बुचकला में, बड़ली में और बरनाला में। सम्राट अशोक का जो शिलालेख है यह हमें बैराठ से प्राप्त हुआ है। बैराठ में मूल रूप से मिला है बीजक पहाड़ी से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? याद रखिएगा जी, बीजक पहाड़ी से मिला है और यह प्राप्त हुआ है 1837 ईस्वी में। और इसे किसने खोजा है? तो इसने खोजा है जी कैप्टन बर्ट ने। क्लियर हो गई? ये बात याद रखिएगा। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्वविद बैराठ के अन्वेषण या उत्खनन से संबंधित नहीं है? एक ऐसा पुरातत्व शास्त्री जो मूल रूप से बैराठ के उत्खनन से जुड़ा हुआ नहीं है। अलेक्जेंडर कनिंगम, दयाराम साहनी, एन आर बनर्जी, एच डी सांखलिया। बताओ। एक ऐसा मेरे दोस्त याद रखिएगा पुरातत्व शास्त्री जो बैराठ के उत्खनन से जुड़ा हुआ नहीं है। अलेक्जेंडर कनिंगम है, दयाराम साहनी है, एन आर बनर्जी जो है, इनका पूरा नाम आता है नील रत्न बनर्जी। क्या नाम आता है? याद रखिएगा जी, नील रत्न बनर्जी इनका पूरा नाम है। यह भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे एच डी सांखलिया साहब जो है वह इससे जुड़े हुए नहीं है। क्या ये बात क्लियर हो गई? कौन जुड़ा हुआ नहीं है? याद रखिएगा जी, एच डी सांखलिया जी जो हैं वह इससे जुड़े हुए नहीं है। अगला, निम्नलिखित कथनों को पढ़िएगा। विराटनगर, जिसे पहले बैरहाट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक शहर है। बैराठ मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। सही कथन चुनिए। यहाँ पर हमारे बीच में दो कथन दे रखे हैं। सबसे पहले विराटनगर, जिसे बैराठ के नाम से जाना जाता था, वह जोधपुर का एक शहर है। दूसरा, बैराठ मौर्य साम्राज्य का एक हिस्सा था। बहुत बढ़िया प्रश्न है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, न एक न दो सही है, दोनों कथन सही है। बताइए, हाँ या ना का जवाब जरूर साझा करिएगा और इस प्रश्न का जवाब भी हमें दीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि विराटनगर, जिसे बैराठ के नाम से जाना जाता है, यह जोधपुर में तो स्थित बिल्कुल भी नहीं है। यह कहाँ पर था पहले? याद रखिएगा, पहले जयपुर जिले में था और वर्तमान में यह आपके कोटपूतली बहरोड जिले में है। कहाँ पर है? तो याद रखिएगा जी, यह आपके कोटपूतली बहरोड जिले में पड़ता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो और ये मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, बिल्कुल ये बात सही है। कहां से पता चलता है कि बैराठ जो है वह मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था? याद करिए, बीजक पहाड़ी से अशोक का भाब्रू शिलालेख मिला है। कैप्टन बर्ट ने खोजा तो भीम डूंगरी से भी अशोक का एक शिलालेख मिला है जो कालाइल के द्वारा खोजा गया है। अशोक के द्वारा बनवाया गया गोल मंदिर, जिसे हम राउंड टेम्पल कहते हैं, चैत्य कहते हैं, वह भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मेरे दोस्त, हिस्सा था लेकिन यह जोधपुर में स्थित नहीं था। अगला, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? बैराठ से, नगर से, नलियासर सांभर से और कालीबंगा से। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो, एक चीनी यात्री था, नाम था हेन सांग। सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। 434 ईस्वी में राजस्थान की यात्रा करता है, बैराठ आता है, बैराठ को पारयात्र कहकर संबोधित करता है। क्या यह बात क्लियर हो गई? क्या मेरे दोस्त, हेन सांग जब भारत आया था ना, तो उसका उद्देश्य था भारत में स्थित बौद्ध स्थलों की खोज का काम करना। अशोक के भाब्रू शिलालेख से पता चलता है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो यह हमें बैराठ से प्राप्त हुआ है। यहाँ से बौद्ध कालीन गोल मंदिर प्राप्त हुआ है, स्तूप मिला है, बौद्ध मठ का साक्ष्य मिला है और कहीं सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हमें यहाँ पर मिलती है जो कहता है कि बैराठ जो है वह क्या था? बौद्ध धर्म का केंद्र था। यहाँ पर कौन आया था? तो याद रखिएगा जी, एक चीनी यात्री, चाइनीज ट्रेवलर भारत आया था और इस चीनी यात्री का नाम क्या था? याद रखिएगा, हेन सांग था। इस हेन सांग ने बैराठ को क्या नाम दिया? भैया, इसे नाम देता है पार यात्रा। क्लियर हो गई? चलो जी, अगला प्रश्न देखिए। किस सभ्यता में उत्खनन से चांदी के 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली है? एक ऐसी सभ्यता जहां से हमें चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली है। बालाथल, गणेश्वर, गिलुंड और बैराठ। बताओ। कुल मिलाकर मुद्राओं की संख्या है जी 36।
दो भागों में बांटते हैं। 8 तो है चांदी के पंचमार्क सिक्के, चांदी के पंचमार्क सिक्के हैं, और इसके अलावा 28 जो है वह इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं हैं। इन 28 में से 16 सिक्के जो हैं वह किसके हैं? तो याद रखिएगा जी, वह आपके मिनांडर के। कितने हैं मिनांडर के सिक्के? तो याद रखिएगा 16 सिक्के। क्लियर हो गई। और यह जो सिक्के हैं यह हमें बेराट से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए हैं? बेराट से प्राप्त हुए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा जी, कुल मिलाकर के 36 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें हम कहते हैं कि 16 सिक्के मिनांडर के हैं। एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, पहले भी पूछा गया था कि बताओ हमें यूनानी देवता अपोलो के चित्र वाले सिक्के कहां से प्राप्त हुए? तो हम कहते हैं कि यूनानी देवता अपोलो के चित्र वाले सिक्के जो है वह हमें आहड़ उदयपुर से प्राप्त होते हैं। लेकिन इंडो ग्रीक शासक मिनांडर के सिक्के हमें बेराट से प्राप्त होते हैं। बेराट पहले जयपुर जिले में था, लेकिन अभी कोटपूतली बहरोड जिले में पड़ता है। अगला, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? वापस वही रिपीटेड सवाल है जी, बेराट है और ये पंचमार्क सिक्कों की संख्या कितनी है? 8 है। और याद रखिएगा इस पर जो है वह 5 चिन्ह बने हुए होते थे। कितने चिन्ह बने हुए होते थे जी? 5 चिन्ह बने हुए होते थे, इसीलिए इसे क्या कहा जाता था? पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। क्लियर? चलो अगला प्रश्न देखिए। बेराट स्थित वह पहाड़ी जहां पर हमें बौद्ध विहार के साक्ष्य मिले हैं उसे क्या कहा जाता है? बुद्ध पहाड़ी, अशोक पहाड़ी, बीजक पहाड़ी, विराट पहाड़ी। बेराट में 4 पहाड़ियां हैं। बीजक पहाड़ी है, ठीक है, भीम डूंगरी है, गणेश डूंगरी है और एक महादेव पहाड़ी है। कितनी पहाड़ियां हैं? तो भैया याद रखना, बेराट में कुल मिलाकर के 4 पहाड़ियां मिलती है। कितनी है मेरे वीरों मेरी वीरांगनाओं? याद रखिएगा बेराट में कुल मिलाकर के 4 पहाड़ियां हैं। सबसे पहले भीम डूंगरी, फिर आती है हमारे महादेव डूंगरी, फिर बीजक डूंगरी और गणेश डूंगरी। तो लिख लीजिएगा, यह आती है बीजक पहाड़ी। नंबर 2 भीम पहाड़ी। गणेश पहाड़ी और याद रखिएगा महादेव पहाड़ी। सबसे महत्वपूर्ण जो है वह बीजक और भीम है। तो भैया बौद्ध विहार के साक्ष्य हमें बीजक पहाड़ी से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? तो याद रखिएगा जी, बीजक पहाड़ी से हमें प्राप्त होते हैं। क्लियर हो गई ये बात? हाँ या ना का जवाब जरूर साझा करिएगा। अगला प्रश्न ये रहा, भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यताओं से है? मेरे दोस्त अगर मैं इतिहास को एक बात बताना चाहूँ आप लोगों से, तो इसमें एक बात कहना चाहूंगा। अगर मैं कहूं कि बैराट की सभ्यता डूंगरियों की सभ्यता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? अगर मैं कहूं कि बैराट की सभ्यता जो है वह एक प्रकार से डूंगरियों की सभ्यता है तो कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि यह सभ्यताएं हमें बैराट सभ्यता में ही प्राप्त हुई है। क्लियर हो गई? आगे बढ़ना चाहूंगा मेरे दोस्त, लेकिन उसके पहले एक बार, अभी नवरात्रि चल रही है, रामनवमी आने वाली है और दशहरा आने वाला है। इस अवसर पर काव्य क्लासेस कोटा आप सभी के लिए लेकर के आया है महा बचत ऑफर। सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का डिस्काउंट है। 3 से लेकर 13 अक्टूबर तक ये है, जिसमें हिंदी के कोर्स से इतिहास विषय का कोर्स मैं खुद ले रहा हूँ। 3,499 रुपए का यह कोर्स है। अपने सपने करिए साकार। अगर आप बनना चाहते हैं स्कूल लेक्चरर इतिहास विषय से, हिंदी विषय से, तो देरी किस बात की, आज ही जुड़िए हमारे साथ। काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और करिए अपने सपनों को साकार, जहां पर 3 से लेकर 13 अक्टूबर तक नवरात्रि, रामनवमी और दशहरे के पावन पर्व पर चल रहा है 90% डिस्काउंट का महा बचत ऑफर। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जहां पर आपकी निशुल्क मदद की जाएगी। 9460122225, या आप सीधा मुझसे बात करिए 8802060952 पर। क्या ये बात क्लियर हो गई? इनमें से किसी भी हेल्पलाइन पर आप बात कर सकते हैं, और इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए हमारा QR कोड स्कैन करिए, या फिर मेरे प्यारे साथियों आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखा है उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं, या सीधा आप गूगल प्ले स्टोर पर आइए,
ठीक है। और वहां आकर के आप सीधा मेरे प्यारे साथियों डाउनलोड करिएगा काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। क्या ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल आपने सही सुना, काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। क्लियर? चलो जी, अगला प्रश्न ये रहा आप सभी प्यारे अभ्यर्थियों के लिए, प्यारे साथियों के लिए। अब राजस्थान के किस प्राचीन क्षेत्र में हमें शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं? बेराट, आहड़, कालीबंगा और गणेश्वर। शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं जिसे हम कहते हैं रॉक पेंटिंग। कहां से मिले हैं सर, बताओ। देखो साहब, यह हमें बैराट से प्राप्त हुए हैं। बैराट में एक पहाड़ी है जिसे हम कहते हैं भीम डूंगरी। इस भीम डूंगरी से मुरारी लाल जी के द्वारा, यह पुरातत्व शास्त्री हुए हैं मुरारी लाल, इनके द्वारा 70 से ज्यादा शैल चित्र प्राप्त किए गए हैं। कितने शैल चित्र खोजे गए हैं? याद रखिएगा जी, 70 से ज्यादा शैल चित्र बैराट से मुरारी लाल जी के द्वारा बीजक पहाड़ी से खोजे गए हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? जबकि अगर मैं बात करता हूं कि राजस्थान में सर्वाधिक शैल चित्र कहां से प्राप्त हुए हैं, तो हम कहते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक शैल चित्र जो है वह कोटा से मिले। क्लियर हो गई? तो ये बात याद रखना। और ये घटना घटित हुई है लगभग लगभग 1990 के आसपास। ठीक है, 1990 के आसपास हमें यह प्राप्त हुए। किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए? रिपीट सवाल है। बैराट से प्राप्त हुए हैं जी। बैराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? मत्स्य, पांचाल, चेदी और अर्जुनायन। बेहद गजब का प्रश्न है कि बैराट जो है वह प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी हुआ करती थी। चलिए, बहुत बढ़िया सर, याद रखना मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी बैराट। एक आपने ऋग्वेद की बात सुनी होगी। ऋग्वेद में एक 7वां मंडल है। 7वें मंडल में हमें दशराज युद्ध की जानकारी मिलती है। दशराज युद्ध में क्या बताया गया है कि राजा सुदास था, वह सुदास 10 राजाओं के नेता पुरु के साथ संघर्ष करता है परुषणी नदी के किनारे पर, लेकिन राजा सुदास जीत जाते हैं। राजा पुरु के नेतृत्व वाला 10 राजाओं का संघ हार जाता है। मेरे दोस्त, यह राजा सुदास का जो शत्रु था ना, उसने मत्स्य देश के लोग भी थे। यहाँ के निवासी राजा सुदास के शत्रु थे। क्या यह बात क्लियर हो गई? ऋग्वेद में यह जानकारी मिलती है, तो लिखिएगा। देखिए, ऋग्वेद के अनुसार यहाँ के लोग राजा सुदास के शत्रु थे। अब यह राजा सुदास कौन है? तो भैया ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेखित दशराज युद्ध का विजेता। ठीक है। और दशराज युद्ध कहाँ हुआ था? तो भैया याद रखना, परुषणी या रावी नदी के किनारे पर। परुषणी या रावी नदी के किनारे पर। क्लियर हो गई? यह जानकारी मिलती है जी मत्स्य जनपद की। क्लियर? चलो, अगला प्रश्न देखिए। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, विराट नगर या बैराट, मध्यमिका नगरी, रेड और चित्तौड़। एक ऐसी नगर जो महाभारत में भी है और पतंजलि के महाभाष्य में भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। बताओ कौन सा है यह, बताइए। देखिए जी, एक शुंग शासक हुए हैं हमारे, नाम है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। पतंजलि ने किताब लिखी है महाभाष्य।
बेसिकली अगर हम जब भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं ना मेरे प्यारे साथियों, तो याद रखिएगा पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? और जानकारी मिलती है माध्यमिका में। माध्यमिका की जानकारी हमें महाभारत में भी मिलती है और इनकी जानकारी हमें महाभाष्य में भी मिलती है। लेकिन मेरे दोस्त, विराट नगर या बैराट की जानकारी हमें महाभारत में तो मिलती है पर महाभाष्य में नहीं मिलती है। तो क्या ये बात क्लियर हो गई? तो महाभारत और पतंजलि के महाभाष्य में हमें जिस नगर की जानकारी मिलती है, तो याद रखिएगा यह होता है मध्यमिका। पुष्यमित्र शुंग के दरबारी विद्वान पतंजलि के अनुसार उनके समय किसी यवन आक्रमणकारी ने साकेत, अयोध्या व मध्यमिका का घेरा डाला था। क्या ये बात क्लियर हो गई? इस बात को प्रमाणित किया है इतिहासकार देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने, जो कहता है कि इस यवन आक्रांता का सामयिकरण हम मीनांडर या बौद्ध साहित्य में उल्लेखित मिलिंद के नाम से देख सकते हैं। नागसेन नाम का एक बौद्ध विद्वान हुआ है, इसने हिंद यूनानी शासक मिलिंद के साथ वार्तालाप किया, धार्मिक चर्चा की, जिसे हम मिलिंद पन्नहों के नाम से जानते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब जरूर साझा करिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान में किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? योद्धय, मालव, अर्जुनायन और राजन्य। बताओ किस जनजाति के जो हैं वह सर्वाधिक सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं? देखो साहब, एक जगह आती है जी टोंक, ठीक है, टोंक में एक जगह आती है जिसे हम कहते हैं करकोट नगर, जिसकी खोज ACL कालाइल के द्वारा की गई थी। क्या ये बात क्लियर हो गया? 1870-71 में करकोट नगर को ही नगर कहते हैं, ठीक है। यहां से हमें मालव जनपद के 6000 सिक्के प्राप्त हुए। कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो याद रखिएगा जी, 6000 सिक्के प्राप्त हुए हैं। किसके प्राप्त हुए हैं? मालव जनपद के। अगला, किस स्थान पर सरस्वती नदी के लुप्त हो जाने का उल्लेख महाभारत में हुआ है? विंसन, त्रिवेणी, वल्लभ और कालीबंगा। क्या गजब का प्रश्न है। देखो भाई साहब, ये है हमारा बद्रीनाथ, जय बद्री विशाल। बद्रीनाथ के ऊपर है माणा गांव, इस माणा गांव से हमारी सरस्वती नदी निकलती है, यहां आ जाती है हरियाणा में, हरियाणा में आकर के यह विलुप्त हो जाती है इस जगह, और इसका नाम आता है विंसन। क्या नाम आता है? विंसन। विंसन के बाद फिर यह नदी अंडरग्राउंड बहती है, हमारे राजस्थान में प्रवेश करती है, जिसे हम गग्गर कहते हैं। इसके बाद राजस्थान से यह कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान चली जाती है। तो विंसन नाम का स्थान है जहां पर आकर के यह नदी विलुप्त हो जाती है, यह हरियाणा में पड़ता है ना। तो विनाशन कह लीजिए, विंसन कह लीजिए, एक तीर्थ है महाभारत के अनुसार, सरस्वती नदी के मरुस्थल में विनष्ट हो जाने का कारण है। राजशेखर ने विंसन से प्रयाग तक के प्रदेश को अंतर्वेदी कहा है। तो क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या हाँ या ना का जवाब दीजिए। बद्रीनाथ धाम के माणा गांव से सरस्वती नदी का उद्गम होता है। विंसन जो जगह है यहाँ पर यह लुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। इसके बाद यह घग्गर नदी में आती है, घग्गर के रूप में राजस्थान में बढ़ती है और फिर पाकिस्तान चली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही नहीं है? प्राचीन अंचल और आधुनिक जिला, मत्स्य देश, अलवर, भरतपुर, जांगल, बीकानेर, सीवी, चित्तौड़गढ़, अरबुद प्रदेश, जालोर। बताओ भाई क्या सही नहीं है? भाई साहब, राजस्थान के कुछ प्राचीन नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो गई? अरबुद प्रदेश जालोर नहीं होगा, अरबुद प्रदेश होता है जी माउंट आबू, जो आपके सिरोही में है। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम अर्बुदांचल कहते हैं, अर्बुदांचल के नाम से जानते हैं। आपने एक नाम जरूर सुना होगा, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो एक किताब है जिसके लेखक हुए हैं चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी विद्वान और उनके मित्र थे। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई लिखते हैं कि अर्बुदांचल पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ के द्वारा एक यज्ञ किया गया। उस यज्ञ में से राजपूतों की 4 शाखाएं पनपी, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। अग्निवंशीय उत्पत्ति का मत है राजपूतों का। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलो, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में प्राचीन काल में योद्धय प्रदेश कहा जाता था? जालोर, गंगानगर, जोधपुर और सीकर। मेरे दोस्त, अगर क्लास बढ़िया लगे तो लाइक जरूर कर देना, इसे शेयर करिएगा, और बिल्कुल भी पसंद नहीं आए तो प्लीज डोंट लाइक, इसे लाइक मत करिएगा।
लेकिन अगर पसंद आ जाए तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ये बात याद रखना। एक शब्द आया है योद्धय। योद्धय शब्द जो है ना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है योद्धा के गुणों से युक्त, यानी कि एक ऐसी जाति जिसमें ताकत रहती है, जिसमें योद्धा के गुण रहते हैं। आयुध जीवी जाति होती है। आयुध जीती जाति का मतलब होता है जो हथियारों के आधार पर जीवन यापन करती है। योद्धय कौन सी जाति होती है? तो भैया ये होती है जी आयुध जीवी। समझ में आ गई क्या बात? यानी कि जो कि कैसी जाति होती है, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, यह योद्धा के गुणों से युक्त होती है। योद्धा के गुणों से युक्त होती है। क्लियर? और यह कहां पर रहती है जी? गंगानगर में रहती है। समझ में आ गई क्या बात? गंगानगर में होती है। कुछ ऐसी दंत कथाएं हमारे यहाँ पर है जो यह बात बताती है कि योद्धय गण की उत्पत्ति युधिष्ठिर के पुत्र से हुई थी। महाभारत काल में ना राजा युधिष्ठिर, उससे हुई थी। ये बात थोड़ा सा याद रखना। राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद है जो सफल रहा? मालवा, सीवी, योद्धय, अर्जुनायन। बताओ। एक बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त और उम्दा प्रश्न है। प्रश्न ये है, इनमें से कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जो जनपद है वह सफल रहा था? एक आपने नाम सुना होगा रुद्रदामन का, गुजरात का शासक था जी। इसने लिखा है जूनागढ़ अभिलेख, उसके अनुसार योद्धय जो है उत्तरी राजस्थान में संभवतः कुषाणों की शक्ति को नष्ट करने में सफल रही थी। यह बात किसके अनुसार कही जा रही है? तो भैया ये कही जा रही है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार। योद्धय युद्ध प्रिय जाति, आयुध जीवी जाति। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा। चलिए, और बाकी अगर आप फर्स्ट ग्रेड का ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो फिर देरी किस बात की, इतिहास विषय की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे दोस्त काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर हमारा फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है आप सभी प्यारे साथियों के लिए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो सीधा आप हेल्पलाइन नंबर इतिहास विषय के संदर्भ में आप हमसे सीधा संपर्क करिएगा। डेट इज 8802060952। ठीक है, इसी नंबर पर आप सीधा संपर्क कर सकते हैं हमसे। रंगमहल की सभ्यता कहां पर है? गंगानगर, बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़। बताओ भाई मेरे वीरों, मेरी वीरांगनाओं, रंगमहल जो है वह किस कहां पर है? ठीक है, इसका उत्खनन मूल रूप से 1952 में स्वीडन के प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री डॉक्टर हन्ना रीड के द्वारा किया गया था। यह कुषाण कालीन और पूर्व गुप्त कालीन एक सभ्यता है। रंगमहल का उत्खनन किसने किया था? 1952-53 में किया गया था, और यह उत्खनन किया गया था डॉक्टर हन्ना रीड के द्वारा। किसने उत्खनन किया? डॉक्टर हन्ना रीड ने किया था। डॉक्टर हन्ना रीड कहाँ के थे? याद रखिएगा जी, स्वीडन के थे। यह कौन सी सभ्यता है? तो याद रखना, यह आपके कुषाण कालीन वह दोस्त कहते हैं पूर्व गुप्त कालीन सभ्यता है। ठीक है, और कहां पर पड़ती है? तो मेरे दोस्त यह पड़ती है आपके श्रीगंगानगर में। कहां पर है? याद रखिएगा, श्रीगंगानगर में पड़ती है। यहां से कुल मिलाकर 105 तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई है। कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई है? 105 तांबा मुद्राएं जो हैं वह हमें मिली है। अगला प्रश्न, रंगमहल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी? गेहूं की, चावल, बाजरा और मक्का। बताओ भाई, जो रंगमहल है यहां पर किसकी खेती की जाती थी? बताओ। सर, रंगमहल में मूल रूप से चावल की खेती की जाती थी। कुषाण कालीन और पूर्व गुप्त कालीन सभ्यता है यह, और इस सभ्यता का उत्खनन का कार्य 1952 में डॉक्टर हन्ना रीड के नेतृत्व में करवाया गया था। अर्जुनायन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत
बीकानेर, जैसलमेर, हाड़ौती, उदयपुर, प्रतापगढ़, अलवर, भरतपुर। अर्जुनायन जाति जो है इसके प्रभाव में कौन से प्रांत सम्मिलित थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है, कृपया जवाब दीजिएगा। अर्जुनायन जाति के बारे में कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति जो है वह महाभारत काल में जो अर्जुन थे, हमारे महान धनुर्धर थे, जिनके धनुष का नाम गांडीव हुआ करता था, उससे मानी जाती है। ठीक है, उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो भैया अर्जुन से मानी जाती है, अर्जुन से मानी जाती है। और सामान्य तौर पर यह अलवर और भरतपुर के क्षेत्र में हुआ करती थी। कहां होती थी? तो याद रखना, अलवर और भरतपुर में। अगला प्रश्न देखिए, सूरसेन जनपद की राजधानी थी कुरुक्षेत्र, वृंदावन, मथुरा और इंद्रप्रस्थ। पर दोस्त गजब का प्रश्न है, सूरसेन जो जनपद है इसकी राजधानी क्या थी? बताओ, रीट में प्रश्न पूछा गया था 2018 में, आपको पता होगा। सूरसेन की जनपद की राजधानी मथुरा हुआ करती थी। मथुरा भगवान कृष्ण, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। क्या यह बात क्लियर हो गई? यूनानी लेखक इसे सूरसेनोई लिखते हैं और राजधानी मथुरा को मथेरा लिखते हैं। जो यूनानी लेखक हुए हैं ना, इन यूनानी लेखकों ने सूरसेन का क्या कर दिया जी? सत्यानाश कर दिया। इसे क्या लिखा? सूरसेनोई। और इसकी राजधानी जो मथुरा थी, इस मथुरा को लिख दिया मथेरा। अरे भाई मंथरा थोड़ी थी, इट्स मथेरा। क्लियर हो गई क्या बात? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न ये रहा, सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग: भरतपुर, धौलपुर, करौली, देवपुर, चित्तौड़, जोधपुर, बीकानेर, सिरोही, जालोर। देखो, सूरसेन जो जनपद है ना, इसकी मेरे प्यारे साथियों जो राजधानी हुआ करती थी, यह राजधानी थी आपके मथुरा। ठीक है, अब मथुरा राजस्थान में कहां पड़ता है? तो अगर आप राजस्थान का नक्शा देखते हो तो बहुत अच्छे से इन बातों को समझने की कोशिश करिएगा। ये है हमारा क्षेत्र अलवर, भरतपुर, धौलपुर, और यहाँ पर आपके पड़ता है मथुरा। आप मथुरा में गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाने जाइए तो उसका कुछ भाग हमारे राजस्थान के भरतपुर और डीग जिले में आता है। आता ही नहीं आता तो याद रखिएगा, यह मूल रूप से कहाँ पर है? भरतपुर है, धौलपुर है और करौली में है। क्लास कैसी लग रही है मेरे वीरों, हाँ, और मेरी वीरांगनाओं? सही सही बताइएगा, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? क्लास को शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा, और ऑनलाइन कोर्स के लिए काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला प्रश्न ये रहा, प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? मालवों की शक्ति का केंद्र डूंगरपुर, जयपुर, बीकानेर और कोटा। बताओ भाई, मालवों की शक्ति का जो केंद्र था वह कहां पर था? एक बढ़िया प्रश्न है, मालव शक्ति का केंद्र कहां पर था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। जयपुर के निकट यह एक जगह हुआ करती थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? जिसे हम मगर छल्ल कहा करते थे, यह जयपुर में था। और इसे क्या कहा करते थे? तो भैया याद रखना, डेट इज मगर छल्ल कहा करते थे। अगला प्रश्न, विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक और पुरावशेष स्थान प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? हमारे राजस्थान की विरासतों की सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है आपको? सबसे बड़ी समस्या है सर कि हमारे जो दिल जले आशिक वहां जाते हैं वो और हमारी विरासतों को अपने नाम से रंगीन कर देते हैं। तो राजस्थान सरकार ने कहा, हम हमारी विरासतों के संरक्षण हेतु तो स्मारक, पुराशेष स्थान प्राचीन वस्तु अधिनियम पारित करेंगे। यह हमारे राजस्थान में कब लागू हुआ था? पारित तो 1958 में कर दिया गया था, ये मैं बता दूं। यह कानून जो है यह पारित कब किया गया था? तो पारित किया गया 1958 में, लेकिन इसे लागू कब किया गया? लागू होने में 3 साल लग गए, 1961 में लागू हुआ था। क्या ये बात क्लियर हो गई? कब लागू हुआ? 1961 में। राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग की स्थापना जयपुर में 1950 में की गई। राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग, राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग की स्थापना जयपुर में सन 1950 में की गई। लिखिएगा, राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग कहां पर स्थापित किया गया था? जयपुर में स्थापित किया गया था 1950 में।
जयपुर में स्थापित किया गया था। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप लोगों के साथ की थी। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। बाकी मेरे प्यारे साथियों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और आप करना चाहते हैं अपने सपने साकार, तो इस नवरात्रि, रामनवमी और महादशहरा के पावन पर्व पर आप काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और हमारे कोर्सेज पर जो 90% तक महाबचत ऑफर चल रहा है उसका लाभ आप यहां पर उठा सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? 3 से लेकर 13 अक्टूबर तक यह कोर्स है, तो देरी किस बात की, आज ही हमारे साथ जुड़िए, हम करेंगे आपके सपने साकार। काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। मेरे दोस्त याद रखिएगा, बड़ा जबरदस्त ऑफर है 3 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर 2024 तक 90% डिस्काउंट के साथ। हेल्पलाइन नंबर 9460122225 है और इसके अलावा 8802060952 है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। यह क्लास आपको आज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगली क्लास आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, राजस्थान वाला तो नहीं तो हम लेकर आएंगे ही सही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। करते रहिए इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार।